हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट नियम पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है ग्राहम का विसरण नियम। देखिए, ग्राहम के विसरण नियम को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि विसरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, विसरण डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो आखिर विसरण कहते किसे हैं जी, आपको पता है? तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद विसरण के नियम पर हम जानेंगे। तो देखिए, विसरण किसे कहते हैं। तो कोई भी गैस है, ठीक है ना, मान लेते हैं सपोजिट ये गैस है, तो कोई भी गैस के, ये गैस है कोई भी, तो किसी भी गैस के जो फैलने का या बिखरने का जो गुण होता है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विसरण कहते हैं। मतलब किसी गैस के फैलने या बिखरने का जो गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि परफ्यूम होता है, तो मान लेते हैं रूम में जो परफ्यूम मारा जाता है, ठीक है, तो आपने गए रूम के किसी कोने में आपने परफ्यूम को मार दिया, ठीक है ना। तो वो जब परफ्यूम को आपने वहां पे किया, ठीक है ना, तो परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है। तो वो क्या है, परफ्यूम एक गैस ही तो है, तो वो लिक्विड अवस्था में होता है, जब मारते हो गैसीय अवस्था में आता है, पूरे रूम में फैल जाता है। तो वो क्या है, किसी गैस का बिखरने का एक गुण ही तो है, तो उसी गुण को ही हम विसरण कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए, केवल हमें विसरण यही समझना था कि विसरण मतलब किसी भी गैस के फैलने के गुण को, ठीक है ना, वही बात लिखा है, किसी गैस के अणुओं के फैलने या बिखरने के गुण को विसरण कहते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ग्राहम का विसरण नियम क्या है। तो ग्राहम ने अपने विसरण नियम में हमें केवल यही बात बताया कि विसरण का जो दर होता है, किसी भी गैस के विसरण की दर जो होता है। अब देखिए, विसरण की दर का मतलब क्या है, किसी भी गैस के विसरण का दर का मतलब है कि कोई भी गैस फैल रहा है तो कितने समय में वो कितने दूरी तक फैल जा रहा है, उसी को हम दर कहते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि ग्राहम ने हमें ये बात बताया कि किसी गैस के विसरण के दर, किसी भी गैस का जो विसरण का दर होता है, वह उसी गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात विसरण ने अपने नियम में हमें बताया है। ठीक है, बात आपको समझ में आया। हमने कहा किसी भी गैस के विसरण का जो दर होता है, वह उसी गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही हमें इस नियम में बताया गया है। अभी हम एक्सप्लेन आपको करेंगे जी। देखिए, ये क्या है, मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये क्या है कि कोई भी गैस है, तो किसी गैस के, ये क्या है, गैसों के विसरण की दर है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ये रूट आपको दिखाई दे रहा है, इसे वर्गमूल कहते हैं। देखिए, एक भी बात आपको समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, घनत्व कहते हैं डी को। तो वही बात हम कह रहे हैं। देखिए, 1/, के जब भी नीचे कोई भी चीज होता है, तो उसे जो आपको एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। तो सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अगर ये ऊपर होता, 1/, के नीचे नहीं होता, तो इसे समानुपाती कहते हैं। तो यही बात हम कह रहे हैं कि विसरण के, ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार किसी भी गैसों के विसरण का जो दर होता है,
वह उसी गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात आपको समझ में आ गया? यही बात उन्होंने बताया है। तो ये हमने यहां से नियम को बोला है। एक और इन्होंने बात बताया कि जो किसी भी गैसों के विसरण का जो दर होता है ना, जो आर, किसी भी गैस का जो विसरण का दर होता है, जो आर होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो जी। किसी भी गैस के विसरण का जो दर होता है, जो आर, वह उसी गैस के द्रव्यमान के, मतलब उसी गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी उन्होंने बताया है। देखिए ये m क्या है? अणु भार है, अणु भार। तो ऑर्डर आप सब जानते ही हैं। तो हम यही कह रहे हैं, ग्राहम ने हमें दो चीजें बताई हैं। पहली बात कि किसी भी गैस का विसरण का जो दर होता है वह उसी गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और बात बताया उन्होंने कि किसी भी गैस का विसरण का जो दर होता है वह उस गैस के अणु भार के वर्गमूल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये दो चीजों के व्युत्क्रमानुपाती होगा, एक घनत्व के, एक है अणु भार के। समझ गए ना? वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के विसरण का दर उसके घनत्व व अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके घनत्व और उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? विसरण का जो दर है वो, ठीक है। परंतु इसमें दो चीजें उन्होंने कंडीशन रखा कि ताप और दाब स्थिर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप बोल देंगे ना कि ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के विसरण का दर उसके घनत्व और अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो ये आपको दोनों फॉर्मूले लिखनी होगी, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है। इसका कोई मतलब है नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पे लिख दिया है, ठीक है जी। इतना हो गया। तो इतनी बात आपको लिखना होगा। सबसे पहले नियम लिखेंगे, ये दो फॉर्मूले लिखेंगे। उसके बाद एक इन्होंने बात ये बताया कि मान लेते हैं, फिर से यहाँ पे इन्होंने एक और दो हमें फॉर्मूले दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। इन्होंने ये हमें बताया कि माना किसी एक गैस का विसरण दर R1 व अणुभार व उसका घनत्व D1 व अणुभार M1 है। मतलब कोई भी गैस है तो किसी गैस का जो विसरण दर है वो R1 है और उसका घनत्व है वो D1 है और उसका अणुभार है वो M1 है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल होगा ही जब द्रव्य जो इसका विसरण का दर हमने R1 माना तो घनत्व को D1 माने होंगे और जो द्रव्य अणुभार है उसको M1 मानेंगे। तथा इन्होंने दूसरी बात कहा, तथा दूसरी गैस का विसरण दर क्या होता है? R2 व उसका घनत्व D2 व अणुभार M2 है। तो इतनी बात समझ गए। पहली गैस का जो विसरण दर है वो R1 है, घनत्व D1 और अणुभार M1 है।
परंतु दूसरी गैस का जो विसरण दर है वो R2 है और उसका घनत्व है वो D2 है और उसका अणुभार है वो क्या है, M2 है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए अगर हम इस रूल पे अगर हम ग्राहम का विसरण नियम लगाएं तो हम लिख देंगे तब ग्राहम के विसरण नियम से, तो ग्राहम के विसरण नियम से अगर हम देखें तो कोई भी गैस के विसरण का जो दर होता है, जो विसरण का दर होता है जो R1, वह उसी गैस के घनत्व, ठीक है ना, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब D1 के भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। मतलब जो R1 होगा वो 1/D1 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, परंतु इसके वर्गमूल के, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। और एक इस फॉर्मूले से हमने ये लिख दिया। और इस फॉर्मूले से देखें तो पहले के लिए अगर जो R1 है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, इसके अणुभार जो M1 है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अभी किसके लिए लिखा है, इस लाइन के लिए हमने लिखा है कि यदि किसी गैस का विसरण दर यदि R1 है तो उसका घनत्व D1 और अणुभार M1 है। तो हम पहले फॉर्मूले से ये लिखे हैं, दूसरे इस फॉर्मूले से अणुभार के रूप में ऐसे लिख दिया है। तो ये हमने लिख दिया। अगर हम इस लाइन के फिर से चले कि यदि दूसरे गैस का विसरण दर यदि R2 है, यदि दूसरे गैस का विसरण दर यदि R2 है तो वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। देखिए R2 की बात हो रही है तो D2 घनत्व के वर्गमूल के बराबर। अब फिर से अगर हम इस फॉर्मूले से लिखें तो वो M2 के वर्गमूल के बराबर होगा। तो फिर से हम लिख देंगे दूसरा कि R2 जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती रूट में M2 के। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए, 1 2 3 4 ये फॉर्मूले मिल गए। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको, हम देखिए यदि हम इसकी तुलना, इसके समीकरण फर्स्ट और इसको देखिए, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे R1 है, यदि R2 है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 3 मानते हैं, क्योंकि M1 है तो ये M2 है, तो इसको समीकरण 4 मानते हैं। तो यदि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यदि समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड में को मिलाने पर अगर हम इनको मिलाते हैं, ठीक है ना, या भाग देते हैं, सिंपल सी बात, तो ये R1 भागे R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 भागे R2 हो जाएगा। और इसका अगर हम देखें तो 1/रूट में D1 बाई 1/रूट में D2 हो जाएगा। तो 1/रूट में D1 बाई 1/रूट में D2 हो जाएगा, होगा ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह रहेगा, क्योंकि ये भी तो सब समानुपाती के चिन्ह में है ना, सब समानुपाती है, तो इसीलिए यहाँ पर भी समानुपाती हम लगाएंगे। उसके बाद R1 बाई R2 इक्वल टू, अब इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए भी एक नियतांक k आएगा, नीचे भी इसके लिए भी नियतांक k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिए ये वाला ऊपर जाके गुणा कराएगा, ये वाला इससे, हम इतनी बात जानते हैं ना, इस तरीके से ये गुणा कराते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऊपर गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा रूट में D2, और ये अगर 1 इसमें गुणा कराएगा तो रूट में D1। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है जी, ये हमें फॉर्मूला मिलता है ग्राहम के विसरण नियम से। तो मैं आशा करता हूँ इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो ये तो हमने क्या किया, ये हमने समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को अगर हमने भाग दिया है तो वो हमें फॉर्मूला मिला, किस रूप में, घनत्व के रूप में। अब हमें अणुभार के रूप में भी देखें तो समीकरण 3 और 4 में भाग दे देते हैं। तो देखिए ये R1 है, ये R2 है, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि समीकरण 3 व 4 से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा R1 बाई R2 जो होगा
1/रूट में m1 अब बाई 1/रूट में m2 होगा, क्योंकि R2 है तो m2। अब देखेंगे अगर इसको तो ये भी ऊपर जाकर गुणा कराएगा, ये भी इससे, तो ये R1/R2 इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो 1 में m2/m1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला जी, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमें ये घनत्व के रूप में फॉर्मूला मिला, ये हमें अणुभार के रूप में फॉर्मूला मिला। तो ये भी दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका मतलब सिंपल सा आपने समझा। इस नियम का सिंपल सा मतलब ये दिया गया कि कोई भी गैस का जितना घनत्व, ये क्या है, घनत्व है, तो किसी गैस का घनत्व जितना अधिक होगा वो उतने ही धीरे से किसी भी रूम में फैलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फैलने की दर है वो घट जाता है। घनत्व जितना हम बढ़ाएंगे उसका दर घट जाएगा। या सिंपल में कहें तो किसी गैस का अणुभार जितना अधिक होगा, मतलब उसका वजन जितना अधिक होगा, उसका दर घट जाएगा, मतलब वो जल्दी से कमरे में या रूम में फैलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यही इसकी सिंपल सी बात है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, उसको आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ग्राहम का विसरण नियम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए ग्राहम का विसरण नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिलेगा, वहाँ से आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।